अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टू सेंट्स बाय हिबाब। आज मैं जिन दो ड्रामों का रिव्यू करने वाली हूँ वो होंगे जमा तकसीम और जिनकी शादी उनकी शादी। अब जमा तकसीम तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजिंग वाला घरेलू ड्रामा है जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और सारे के सारे रिलेटेबल हैं। ऐसा लगता है कि हर अगले घर की कहानी होगी। जिनकी शादी उनकी शादी ऑन दी अदर हैंड पूरी की पूरी एक फैंटेसी वर्ल्ड है, पूरा का पूरा एक नया जॉनरा है जो कि हम टीवी ने हमें इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये जो जुर्रत है ना वो हम टीवी ही हमेशा करता है कि वो किसी नए जॉनरा को हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कर सकें। तो यहाँ हमें मिलता है हॉरर कॉमेडी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिनकी शादी उनकी शादी के रिव्यू से। ओपनिंग सीन में जब वहाज और रुमैसा का इंट्रोडक्शन होता है वो सीन ही इतना जबरदस्त है कि रुमैसा पहाड़ी पे खड़ी हुई है, वहाज गए और कह रहे हैं बीबी ये हराम है प्लीज ना कीजिए। अब हमें उसी सीन के अंदर डेवलप हो गया है कि भाई वहाज अली जो है ना उनका कैरेक्टर भी इस ड्रामे में बड़ा जबरदस्त बड़ा फनी होने वाला है, और रुमैसा का कैरेक्टर भी मुझे बहुत ज्यादा इंट्रीग किया है पूरे ड्रामे में, क्योंकि ऑनेस्टली उनके एक्सप्रेशंस इतने जबरदस्त है कि मैं उनके एक्सप्रेशंस ही देख के हंसे जा रही थी बस पूरी एपिसोड में। अब जो उनका कैरेक्टर इंस्टाग्राम की कोई इन्फ्लुएंसर अपने आप को बोलती हैं और कहती हैं कि भाई मेरे तो इतने व्यूज हैं, मुझे तो सब जानते हैं, कुछ नीदो करके उनका जो है वो यूजर नेम होता है। और ये जो है ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपरस्टार होते हैं कि भाई मेरा नाम अली है, मैं एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ। ऐसे सुपरस्टार जिनको कोई चाय भी नहीं पूछ रहा होता उनके स्टूडियो में, और इतने वो घटिया एक्टर होते हैं कि उनको लाइंस भी अपनी याद नहीं होती हैं। और सैफी हसन को हमने प्लेइंग हिमसेल्फ द डायरेक्टर देखा एक सीन के अंदर जिसमें वो अली के कैरेक्टर के ऊपर जोर जोर से चिल्लाते हैं। अब एक हमारे पास आ गया सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्टर और एक आ गया सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर, और इन दोनों की जमनी शुरू हो गई बहुत जबरदस्त। अब पीछे जो है वो अली को पता ही नहीं है कि जी उनके अब्बू का इंतकाल हो गया, उनके भाई जो है वो उनको दफना चुके हैं। अब छोटे छोटे जो इस पूरी स्टोरी के अंदर जो हमें छोटे छोटे कॉमिक सीन्स दिए हैं ना, मुझे वो बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि सारे सीन्स को देख के मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी भी एक्टर ने जो है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग की है, क्योंकि कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जिसके अंदर आपको ओवर द टॉप जाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। हम टीवी के ही बल्कि कुछ दूसरे ड्रामों में देख चुके हैं कि जैसे एक छोटी कहानी जो ड्रामा चल रहा है उसके अंदर हम देखते हैं बहनों के कैरेक्टर को एनोइंग बनाया हुआ है, लेकिन कितना ओवर द टॉप बनाया हुआ है, एक लम्हे वो स्क्रीन पर बर्दाश्त नहीं हो रही होती। इस ड्रामे की अच्छी बात यह है कि लिखाई मजाहिया है, एक्टर्स के एक्सप्रेशंस मजाहिया हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी चीज ओवर अभी तक नहीं लग रही है। अब अरसलान जो है उनका तो कॉमिक टाइमिंग है ही मजे का, हम उनको एज सीबीए जानते हैं, उनका तो कॉमिक टाइमिंग है ही मजे का। तो इस तरह के कैरेक्टर में जो है ना वो बहुत जबरदस्त तरीके से बैठते हैं। रुमैसा को भी क्योंकि हम सब टिकटॉक पे देख चुके हैं, इंस्टाग्राम पे देख चुके हैं, वो भी बिल्कुल इस कैरेक्टर में एज इन्फ्लुएंसर बहुत जबरदस्त तरीके से वो फिट हुई हैं। अब सिलसिला इनका कुछ यूं बन जाता है कि इनको जो है वो 6 महीने अपने खानदान की हवेली में गुजारने पड़ रहे हैं, और अली की जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर शादी करवानी है, तो जो है वो वसीयत अब्बू की हो जाएगी मुकम्मल। अब जब ये लोग पहला स्टेप लेते हैं, असद, उनकी वाइफ जारा और चाचा जब हवेली पहुंचते हैं, तो जो है पहले ही हमें जो है वो जारा की चीख की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो पहले चूहा होता है। और फिर हम आगे पीछे देखना शुरू कर देते हैं कि ठीक है इस हवेली में तो थोड़ी सी अजीबोगरीब किस्म की चीजें हैं। एक बहुत मजे का सीन, बहुत ही फनी सीन जो है वो रात में होता है, जब हस्बैंड वाइफ बैठ के बातें कर रहे होते हैं और असद बोलता है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी रुक गई है। तो जारा के बराबर में जो घड़ी हिलती है और जारा देख के कहती है कि नहीं असद हिल रही है, तो कहता है नहीं नहीं जारा जिंदगी रुक गई है। मतलब राइटिंग इतनी अच्छी थी, एक्टर्स की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि कॉमेडी एक्चुअली कॉमेडी लग रही थी, फोर्स्ड कॉमेडी कहीं से भी नहीं लग रही थी। सैयद नबील इसके राइटर हैं और मानना पड़ेगा उन्होंने डायलॉग राइटिंग बड़ी मजे की है। जैसे एक सीन होता है जिसमें जो है जारा कहती है कि अली की शादी का तो मैंने बंदोबस्त कर दिया है, वो मैं शुमाइला से करवा दूंगी। तो असद कहते हैं वो गंजी शुमाइला, कि वो कहते हैं असद सब बचपन में गंजे होते हैं, बड़े होके ना सबके बाल आ जाते हैं। वो बहुत मजे का था। फिर एक सीन में जब रुमैसा का कैरेक्टर जो नीदो होती है वो अली से मिलने के लिए सेट पे जाती हैं, तो उनका जो स्पॉट बॉय होता है वो कहता है कि जी माहिरा खान जो है ना वो अली के कपड़े इस्त्री कर रही हैं। तो ये जो छोटे इंस्टेंसेस थे ना जिनके अंदर कॉमिक एलिमेंट डाला गया था, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। अली जो है वो इतने इररिस्पॉन्सिबल इंसान दिखाए हैं कि उनको अपने अब्बू की डेथ का भी पता नहीं चलता, वो लड़की के साथ घूमते रहते हैं और कहते हैं ये देखें अभी मेरे भाई मुझे फोन कर रहे हैं लेकिन मैं बिजी हूँ, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। और फिर जाके उनका एंड में पता चलता है कि जी
उनके तो अब्बू का ही इंतकाल हो गया वो जब घर पे पहुंचते हैं, और वो भी सीन इतना मजे का था। अब होने को तो ये ऐसा है ना कि ओके सैड सीन दिखाया है कि जी अब्बू का इंतकाल हो गया है, लेकिन वो जो मोहल्ले वाले के साथ अली की कॉन्वर्जेशन होती है जिसमें अली कहता है कि आप तो हमारे मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरा हैं, आपके वो तो हुए तो हमें कभी भी अपनी सिक्योरिटी की फिक्र नहीं हुई। तो वो जो सारा एलिमेंट था ना वो बहुत फनी था। जिनकी शादी उनकी शादी स्टार्ट होता है जब वहाज अली अहद वफा का गाना सुनते हुए जा रहे होते हैं, और फिर उनको एक लड़की दिखाई देती है जो कि उन्हें लगता है कि खुदकुशी कर रही है। टर्न आउट के वो रुमैसा होती हैं जो नीदो का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, और अली जनाब जो खुद हैं, जो वहाज अली का कैरेक्टर है, वो जो है वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्टर है। तो इन दोनों की तो बहुत जमती है। अली को दिखाया है कि जी वो अपने सेट के ऊपर वो इतने घटिया एक्टर होते हैं और उनकी इतनी भी औकात नहीं होती, उनको स्पॉट बॉय जो है ना वो गर्म चाय तक को नहीं पूछता, और उनके जो डायरेक्टर होते हैं वो उनको इतनी जोर का डांट उनसे डायलॉग्स तक तो याद किए नहीं जाते हैं। वहाज अली को इस ड्रामे में देख के लगा कि वो पूरे के पूरे अपने एलिमेंट के अंदर है, क्योंकि मैंने वहाज अली को देखना शुरू किया था अहद वफा के टाइम पर, इश्क जलेबी के टाइम पर। तो बिल्कुल मुझे इस कैरेक्टर को देख के ऐसा लगा कि मुझे वो वाले वहाज अली वापस मिलने वाले हैं, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर। बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल सा छोटा भाई है जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्टर है, वो प्ले किया है। जो रुमैसा का कैरेक्टर है जो उनको जो है वो मरगला की पहाड़ियों पर मिलती हैं, वो जो है वो कैरेक्टर प्ले कर रही है एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का जिनका नाम होगा नीडो। और ये जब दोनों मिलते हैं तो इनकी बहुत मजे की बनती है, और इनके जो दरमियान के सीन्स है और इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वहाज अली तो हम सबको ही पता है बहुत जबरदस्त एक्टर है। इन दो पूरी एपिसोड्स के अंदर मैंने रुमैसा के एक्सप्रेशंस भी नोटिस किए हैं, बहुत जबरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है, बहुत जबरदस्त उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हैं। और मैं जो हूँ अफसोस करी हूँ कि मैंने रुमैसा का काम पहली बार क्यों देखा, मैंने आज से पहले उनका काम क्यों नहीं देखा। तो रुमैसा जो है उनकी तो अम्मी है जी बहुत कूल, उनको कोई मसला नहीं होता उनकी बेटी कहाँ आती है कहाँ जाती है। और जो अली है जो है वो अपने घर के छोटे भाई हैं, जो उनके बड़े भाई हैं वो हैं असद प्लेड बाय अरसलान, और उनकी वाइफ हैं जो है जारा प्लेड बाय सिद्रा। अब इन दोनों भाइयों के एक अब्बू हैं जिनको सीढ़ियों से गिरा दिया गया है। अब किसने गिराया है, किसी आसेब ने गिराया है। जो इनके घर के मुलाजिम हैं, जो इनके चाचा हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी ने साहब को धक्का देकर सीढ़ियों से गिराया है। तो अब वो बेचारे उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ होती है तो भी वहां पर भी उन्होंने थोड़ी थोड़ी कॉमेडी डाली है। कुडोस टू द राइटर, सैयद नबील इसके राइटर हैं, उन्होंने इतनी अच्छी जगह, छोटी छोटी जगह उन्होंने कॉमेडी डाली है कि वो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं लगती, बहुत ज्यादा ओवर द टॉप भी नहीं लगती, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं लगता कि एक्टर्स को जो है वो इसको कॉमेडी प्रूफ करने के लिए ओवर एक्टिंग करनी पड़ी है। सो इन सिंपल वर्ड्स ये फोर्स्ड कॉमेडी नहीं है, ये एक्चुअल कॉमेडी है। जब उनके अब्बू का इंतकाल होता है और उनके मोहल्ले वाले निकल के जा रहे होते हैं तो एक मोहल्ले वाले असद से कहते हैं कि आपके अब्बू के इंतकाल का बड़ा अफसोस हुआ, हालांकि वो उनका इखलाक मोहल्ले वालों के साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। तो उसकी अजीब सी शक्ल बन जाती है। अब जो उनका कैरेक्टर तो उस तरफ उनकी स्टोरी ये होती है कि उनके अब्बू जो है वो एक वसीयत कर जाते हैं कि भाई मेरी तो एक खानदानी हवेली है, मेरे दोनों बेटे जो है वो 6 महीने जाके उस हवेली के अंदर गुजारें, और छोटा वाला बेटा अली जो कि वहाज अली का कैरेक्टर है उसकी शादी होगी 6 महीने के अंदर अंदर, और 6 महीने तुम लोग उस हवेली में रहोगे तो फिर ये वसीयत कंप्लीट हो जाएगी। अब जो जारा का कैरेक्टर है उनकी आंखों में तो डॉलर साइंस घूमना शुरू कर देते हैं। वो कहती है ठीक है भाई हम तो जाके रह लेंगे। अब इंतकाल तो अब्बू का हो गया है, हवेली भी ये लोग जा रहे हैं। अब ये बात अली को कोई इन्फॉर्म नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि अली जो है वो बहुत शोधे हैं। जब उनके भाई की कॉल आ रही होती है तो वो नीदो के कैरेक्टर के सामने देखते हैं, कहते हैं कि ये देखिए जी मेरे भाई की कॉल आ रही है लेकिन अभी मैं बिजी हूँ तो मैं इनकी कॉल नहीं उठाऊंगा। और पीछे से उनके अब्बू का इंतकाल हो चुका है, वो दफन हो चुके हैं, और अली जनाब को कोई पता ही नहीं है। अब जब अली अपने घर वापस आते हैं और उनको पता चलता है और उनके मोहल्ले वाले बताते हैं, वो सीन भी बड़े मजे का होता है कि उनके मोहल्ले वाले आते हैं उनको बताते हैं कि आपके अब्बू का इंतकाल हो गया। वो थोड़ा सा इमोशनल होता है और वो कहता है कि आपके होते हुए तो हमें अपने मोहल्ले की कभी फिक्र ही नहीं हुई, आप तो हमारे मोहल्ले का सीसीटीवी कैमरा है, आप तो लोगों के घर के ऊपर ऐसे नजर रखते हैं, तो आपको कैसे नहीं पता मेरे भाई और भाभी किधर चले गए। तो ये जो छोटे छोटे सीन्स में उन्होंने कॉमेडी डायलॉग्स डाले हैं ना, ये बहुत मजे के, बहुत ज्यादा क्रेडिट ऑब्वियसली जाता है राइटर। आते हैं दूसरी तरफ, हम आते हैं हवेली की तरफ। तो जब ये लोग हवेली शिफ्ट होते हैं उससे पहले हमें एक सीन में दिखाया है कि कपल की गाड़ी खराब हो जाती है, जो बंदा होता है वो उतर के हवेली के अंदर जाता है और फिर वो हवेली के अंदर बंद हो जाता है और उसकी चीखों की आवाज भी बाहर नहीं जाती है, और अब वो कहाँ गया है बंदा किसी को भी नहीं पता। अब उसके बाद हमें दिखाया कि हवेली में जाते हैं ये लोग। सबसे पहले तो हवेली की जो लोकेशन है ना वो कितनी जबरदस्त है, वो हवेली इतनी खूबसूरत लग रही है देखने में। अगर आप में से किसी को पता है कि वो हवेली एक्चुअली किधर है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि उस हवेली के अंदर जो है ना वो एक बहुत बड़ी सी चट्टान है, या तो चट्टान की कटाई हुई है और उसका कुछ हिस्सा हवेली के अंदर रह गया है, बट इट लुक्स सो गुड ऑन स्क्रीन। उसके ऊपर जब उन्होंने जिन्नात बिठाए हैं ना,
वो एक अलग ही किस्म की फीलिंग दे रही थी। अब जब ये लोग हवेली के अंदर आ गए हैं तो ज़ारा ने तो चूहा देखकर ही चीख मार दिया। मैंने कहा अरे ज़ारा बीबी अभी तो आपने चूहा देखा है ना, अभी आप देखिएगा आपको क्या क्या दिखता है। यही सोच के जो है ना वो चाचा अपना तावीज़ पकड़ लेते हैं। अब तावीज़ों का ये सिलसिला है कि अब्बू जो है वो तावीज़ छोड़ के गए हैं सबके लिए एक एक तावीज़, तो वो सबने पहन लिए हैं। अब जब सबने पहन लिया तो उनके ऊपर तो जिन असरात कर ही नहीं सकते। अब रात का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, असद अपनी वाइफ से इमोशनल बातें कर रहे होते हैं। असद कहते हैं कि देखो अम्मी के जाने के बाद जो है ना वो जिंदगी जैसे रुक सी गई है। वहां जो है टेबल पे पड़ी हुई घड़ी हिलती है। तो ज़ारा कहती है नहीं असद हिल रही है। वो कहते हैं नहीं नहीं ज़ारा जिंदगी रुक सी गई है। वो कहती है नहीं नहीं असद हिल रही है, ये घड़ी हिल रही है। मुझे वहीं से समझ आ गया, मैंने कहा ओके, तो इन जिन्नात का जो है वो पहला अटैक जो है वो होने वाली है हमारी ज़ारा। वही बात है, लालच, आप लालची हैं आप भुगती है। हमें जो है वो जिन्नात की एंट्री होती है। अब मैं वो इंसान हूँ जिसको हॉरर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो आंखें बंद कर लेती हैं। तो जब जिन्नात की एंट्री होने लगी तो मैंने तो थोड़ी सी अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब मैंने ऐसे हल्के से देखा ना तो मैंने कहा ये तो सैयद जिब्रान है और ये तो बिल्कुल मजे के लग रहे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इनमें तो कोई जिन जिन वाली बात ही नजर नहीं आ रही है। तो मैंने कहा ओके ये तो ड्रॉन ही नहीं होने वाले हैं। वो जो पता चलता है कि जी सैयद जिब्रान जो है वो जिन है, उनके कैरेक्टर का नाम है आजर और उनकी जो है वाइफ है जो प्ले कर रही हैं तमकिनत। अब तमकिनत ने भी और सैयद जिब्रान ने भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। अब उन जिन्नात को इन लोगों से ये मसला होता है कि ये हमारे घर में आए हैं और इन्होंने तो हमारे बिस्तर के ऊपर सोना शुरू कर दिया है और इन्होंने तो हमारी जगह के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया है। हमें जो है वो दीवारों पे और पत्थरों पे चढ़ के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी अब। तो उनकी कॉन्वर्जेशन में पता चलता है कि इन लोगों के जो दादा होते हैं उनके कब्जे में ये जिन 25 साल रहे हैं। अब 25 साल उनके कब्जे में रहने के बाद अब ये जिन शायद आजादी से घूम रहे थे, जो कि अब जब ये लोग आ गए हैं तो वो जिन्नात वापस कैद हो गए हैं। अब उनकी कॉन्वर्जेशन से हमें पता चला कि तमकिनत की एक बहन है जिसका नाम है खुशी, जिसकी शादी फिक्स हो चुकी है और उसकी शादी के लिए मेहमान आने वाले हैं। मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, जिन्नातों के भी खानदान होते हैं, उनकी भी शादियां होती हैं, क्या उनके यहाँ भी ढोलक बजती है? मतलब ये जो एक मजे की सी एक फैंटेसी वर्ल्ड बनाई है ना, ये देख के ऑनेस्टली बहुत मजा आया। अब आजर आजर और उनकी जो जिन्नी बीवी होती हैं उनसे उनकी बातों से ये पता चलता है कि भाई जब तक तावीज पहने हैं ना इन लोगों ने तब तक ये लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आजर कहते हैं भाई उन्होंने तो तावीज पहने, वो कहती है कुछ भी करो, इन लोगों को छल करो, गुमराह करो, मुतनफिर करो। मैंने बोला, मैंने कहा क्या बात है, इतने अरसे के बाद मैंने फाइनली उर्दू के अच्छे अल्फाज होते हुए सुन लिया हमारे ड्रामों में। मजा आ गया सुन के। इंसान जो है वो हवेली में आके बस गए हैं, इंसान जो है वो जिनों से परेशान होंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें जिनों का भी पर्सपेक्टिव पता चल रहा है। हमें पता चल रहा है भाई ये जिन भी इंसानों से बड़े परेशान है, इन जिनों की भी कोई मजबूरी है, जाहिर है इनके खानदान आने वाले हैं, इनके घर की शादी स्टार्ट होने वाली है, ये भी बेचारे क्या करें। मुझे नहीं लगता था कि कभी भी मैं जिन्नात का पीओवी देखूंगी, तो मैंने फर्स्ट टाइम जिन्नात का पीओवी देखा एंड आई वाज लाइक ये इतने बुरे नहीं है, इट मेक सेंस। वहां हम दिखाते हैं कि जो इनके घर के वहां हमें दिखाते हैं कि इनके जो मुलाजिम हैं, जो चाचा हैं, वो अपना तावीज भी पकड़े रहते हैं और वो कोई ना कोई दुआएं पढ़ते रहते हैं। तो ये जिन्नात आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो जो एक बुढ़ा है, जो चाचा है, वो पता नहीं क्या क्या मुजर्रिब अमल कर रहा होता है जिसकी वजह से हम उसके करीब ही नहीं जा सकते। तो इन्होंने बाकायदा हमें इंडिकेशन दी है कि ठीक है, जब हम कलाम करते हैं, जब हम कोई आयात पढ़ते हैं, जब हम कोई दुआ पढ़ते हैं, जब हम अपना आसपास कोई इशार करते हैं, तो वो इशार जिन्नात को किस तरीके से हमसे दूर रखता है। तो वो जिन जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भाई ये आदमी पता नहीं कौन कौन सा अमल करता रहता है, हम इसके करीब ही नहीं जा सकते हैं। तो उसमें आजर जो जिनका कैरेक्टर है, जो सैयद जिब्रान ने प्ले किया, वो एक इतनी जबरदस्त बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि भाई इनकी दादा की कैद में हम रहे होंगे 25 साल, लेकिन आजकल की इंसानी नस्ल के अंदर इतनी दीनी ताकत नहीं है कि ये हमारा मुकाबला कर सके। आई वाज लाइक दिस इज सो डीप, इट इज कमिंग फ्रॉम अ जिन। कितना डीप डायलॉग था, कितना हमारे मुंह पे एक तरीके से हम जो जवान नस्ल है, हमारे मुंह पे एक तरीके से ये थप्पड़ था। तो कुडोज टू द राइटर जिन्होंने इस पर्सपेक्टिव से इस डायलॉग को सोचा है और फिर लिखा है। अगले दिन हमें दिखाते हैं कि ज़ारा जो है वो प्याज काटती हैं, जब वो पलटती हैं और मुंह धो के वापस आती हैं तो प्याज वापस साबुत हुए हुए होते हैं, जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि उन्हीं के हस्बैंड की सूरत में जो है वो आजर सामने आता है निकल के, और जैसे ही अरसलान एंटर होते हैं ना किचन में, उनकी शक्ल, उनके एक्सप्रेशंस देखकर ही मैंने कहा कि नहीं, ये असद का कैरेक्टर नहीं है, ये जिन है। तो फिर इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है अरसलान को, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इसको प्ले किया है कि वो इतनी क्रीपी सा फेस बना के देख रहा होता है ज़ारा के कैरेक्टर को, क्यों ज़ारा, और उसकी जो आंखें होती हैं
मैंने कहा ओके, अब या तो ये असद के ऊपर जिन्नात चढ़ चुके हैं या फिर ये इंसानी शक्ल के अंदर जिन्नात सामने आए हैं, क्योंकि हमें पता है ऐसा भी होता है। तो टर्न्ड आउट कि वो असद की शक्ल में आते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं और फिर असद दोबारा से चल के आते हैं। तो असद कहते हैं कि असद ऐसे आते हैं कि मैं तो अभी मिला हूँ ज़ारा से, इससे पहले तो मैं मिला ही नहीं था ज़ारा से। तो ज़ारा जो है वो पूरी तरीके से डर चुकी है, वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो चाचा जो है वो असद को बताने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई मुलाजिम भी यहाँ पर काम करने के लिए राजी नहीं है, सब कहते हैं हाँ सेफ-ज़दा हवेली है। तो उनकी जो वाइफ है ना, उनका लालच अभी तक खत्म नहीं हो रही है, मतलब वो बंदी डर के मारे बेहोश हो गई है, लेकिन उस बंदी को 70-80 करोड़ की जो ये हवेली है ना, इसको अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा है। तो मैंने कहा बेटा लालच का तो फिर यही होता है। उसको पता भी नहीं चल सका अपने अब्बू की डेथ के बारे में, क्योंकि उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई थी, उसके डेड की तरह। मैंने कहा ओह माय गॉड, दैट्स लिटरली डार्क कॉमेडी। हंसी बहुत आई थी उस सीन पे। और वो कहते हैं कि निधो मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है। अब ये जो सारा था ना, जिसमें जो अली का कैरेक्टर है वो मुस्तकिल जरा ट्रिगर्ड सा रहता है, और जो नीदो का कैरेक्टर है वो उसके लिए थोड़ा सा एक एनोइंग एलिमेंट बन जाती है। ये इन दोनों की केमिस्ट्री, रुमैसा की और वहाज की, इतनी जबरदस्त तरीके से फिट हुई है। इसमें रुमैसा ने भी बिल्कुल ओवर एक्सप्रेशन नहीं दिए और अंडर भी नहीं दिए, बिल्कुल दरमियाने मुनासिब एक्सप्रेशन दिए हैं। और वहाज अली तो मुझे इस जॉनरा में लगते ही बहुत अच्छे हैं, इररिस्पॉन्सिबल से, लूजर से, हारे हुए, परेशान और हर वक्त ट्रिगर्ड, इसी तरह का कैरेक्टर उनका कुछ इश्क जलेबी में था और मैंने उसको बहुत एंजॉय किया था, और वही झलकियां मुझे इस कैरेक्टर में नजर आ रही हैं। तो मैं तो इसको 100% फॉलो करने वाली हूँ। अली का जब अपने भाई से राब्ता हुआ है और उनको पता चला है कि मैं आ जाऊं, तो नीदो भी उनके साथ तंके आ गई है कि जी हवेली होगी, बैकग्राउंड इतना जबरदस्त होगा, वहां कितनी अच्छी तस्वीरें आएंगी। अच्छा, मैं देखते हुए ये सोच रही थी, मैंने कहा जब अली आएगा और अली के पास तावीज नहीं होगा ना, तो इसके ऊपर ना जिन आशिक हो जाएगा। लेकिन पता ये चला कि जब अली आया है, अली के पास तो तावीज बाद में आएगा, उससे पहले जो है वो असराज आ चुके हैं हमारी नीदों के ऊपर। नीदों के बाल जो है वो बिल्कुल खड़े हो गए हैं हवेली पहुंच के, और अली भी उसको देख के थोड़ा परेशान सा हो गया। अब वो जब उसको लेकर अंदर गया है तो हमने देखा है कि ऊपर बैठा है सहर खान का कैरेक्टर। सहर खान की एंट्री होती है एज तमकिनत की बहन। उनका नाम, उनके कैरेक्टर का नाम होता है खुशी। अब जब उनकी एंट्री हुई, हमें पता चला कि जी उनकी शादी है। जैसे ही उनकी बहन उनकी शादी का जिक्र करती है, वो कहती है कि मेरी शादी का जिक्र क्यों कर देती है। मैंने कहा भाई देखो, लड़की जिन भी होगी ना तो शादी पर फिर भी राजी नहीं होगी, और फिर भी उसके खानदान वाले उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे होंगे। और जिनों में भी स्टेटस होते हैं, जो कि बहुत, इनका कोई आला खानदान होता है जिनों में, जिनके बेटे का नाम जो है वो जाजिम होता है, उसके इस बेचारी की शादी फिक्स कर दी जाती है जबरदस्ती। मैंने कहा भाई जिनों की भी शादी ना इंसानों से कुछ खासी अलग नहीं है। उसके कैरेक्टर की जब एंट्री होती है, दिखाया है कि मैं अभी रास्ते में जो है ना वो 5 किलो मिठाई खाती हुई आई हूँ। तो मैंने कहा कितनी जबरदस्त राइटिंग है। जैसे हम सब सुनते हैं कि जिन जो है वो मिठाई खाते हैं, जिन जो है जलेबियां खाते हैं, जिन लड्डू खाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना इन्होंने फिर इन जिनों के साथ इनकॉर्पोरेट की। तो खुशी जो है उसकी नजर पड़ जाती है अली के ऊपर, और वो कहती है खानों में कोई मर्द इतना हैंडसम भी हो सकता है। तो भाई मैंने कहा और गुजरो तुम असन मगरिब के दरमियान पेड़ के नीचे से, देखा ऊपर जिन्नी बैठी हुई थी और वो आशिक हो गई। मतलब हमें सही बातें बताई जाती थी ना, लेकिन हमारी जो जिन्नी है ना उससे क्या ही डर लगेगा, वो इतनी खूबसूरत सहर खान लग रही है। उन्होंने जो जबरदस्त किस्म का आई मेकअप किया हुआ है, वाह। मैंने कहा भाई ये जिन कैसे हैं, तमकिनत हसीन लग रही है, सहर हसीन लग रही है, आजर इतने जबरदस्त लग रहे हैं, आजर तो बड़े हैंडसम, बड़े वेल स्टाइल्ड जिन लग रहे हैं। तो मैं जो इस ड्रामे को देखने से पहले सोच रही थी ओके हॉरर होगा, मैं तो देख ही नहीं सकती, मुझे तो डर लग जाएगा। मैंने कहा भाई इन जिनों को देख के मुझे डरावने ख्वाब नहीं आएंगे, बल्कि मुझे इन जिनों के ख्वाब आएंगे, क्योंकि ये इतने हसीन जिन है। तो वेरी गुड कि आप लोगों ने स्केरी फेसेस नहीं दिखाए हैं, आप लोगों ने एक एक मखलूक दिखाई है अलग से, जो कि सही शक्ल की है, जो कि बहुत ज्यादा स्केरी नहीं है, जिसको देख के मुझे या जो छोटे बच्चे होते होंगे जिनको देख के शायद डर लग जाए, उनको देख के ये डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली टेलीविजन पे जब कोई चीज एयर होती है तो आपको बच्चों को भी जहन में रखना होता है। जिन्हों को एक मखलूक के तौर पे दिखाया है, जिनका अपना एक जाविया है, एक अपना पर्सपेक्टिव है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी शादी होने वाली है, उनके खानदान वाले इकट्ठे होने वाले हैं, उनको प्रॉब्लम है कि ये इंसानी नस्ल आई और इन्होंने जाके उनकी डाइनिंग टेबल के ऊपर, उनके बेड के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो हमें जिनों का पर्सपेक्टिव मिला है, ऐसे नहीं मिला कि वो खामा खा में ईवल हैं, बस खामा खा में आके जो है वो ड्रॉनी शक्लें बना के सबको दिखाए जा रहे हैं। तो मुझे ये बड़ी मजे की बात लगी। मैंने कहा ओके, हम इंसानों का पर्सपेक्टिव सुनते हैं, अब इस ड्रामे में जो है ना वो हमें जिनों का भी पर्सपेक्टिव पता लगेगा। तो ओवरऑल बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का जॉनरा है, कॉमेडी का एलिमेंट इस ड्रामे में बहुत जबरदस्त है, बहुत डिसेंट है, बिल्कुल फोर्स कॉमेडी नहीं लग रही है, अभी तक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। गुड यूज ऑफ आवर लैंग्वेज, उर्दू के बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज यहाँ पे चुने गए हैं। मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था इस ड्रामे का वो 10/10 था। ये 2 किस्तें मुझे इतनी मजे की लगी कि मेरा दिल चाह रहा था आगे 10 किस्तें और आई हुई हों और मैं सब एक साथ देख लूं। तो मैं तो इस ड्रामे को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ और मैं आगे जरूर देखने वाली
अब हम चलते हैं जमा तकसीम की तरफ। जी, जमा तकसीम में हमें मिलता है एक मावरा का कैरेक्टर और हमें मिलता है तला चौहर का कैरेक्टर। मावरा के कैरेक्टर का नाम है लैला और तला चौहर के कैरेक्टर का नाम है हमारे पास कैस। तो मैंने कहा कैस है और लैला है और इनको आपस में मोहब्बत ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट सीन ही बहुत मजे का होता है जिसमें ये दोनों दोस्त होते हैं, रेस्टोरेंट आए हुए होते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं कि अब तुम्हारा क्या प्लान है शादी का है, तुम्हारा क्या है शादी का है। और वो जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलता है और वो लिफ्ट बंद करते ही बटन दबाते ही उसको प्रपोज करके ऊपर चली जाती है। इट वॉज एक्सट्रीमली क्यूट ओपनिंग। और वो भागता भागता उसके पीछे पीछे ऊपर जाता है और कहता है तुम इतनी इंपॉर्टेंट बात करके जब वो लिफ्ट बंद करके तुम ऊपर भाग गई। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि दोनों फिर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं जाके कि जी हम एक दूसरे को क्यों पसंद करते हैं। वो उसको बताता है कि भाई जब तुम्हारा नाम पहली बार क्लास में लिया गया था कि तुम्हारा नाम लैला है, तो तुम तो मुझे उसी दिन से पसंद थी। तो वो कहती है तुमने 4 साल क्यों रुकी, तुम 4 साल क्यों रुके, तुम मुझे कह सकते थे। तो हमें वहीं पता चल जाता है, वो अपने मुंह से बता देता है ये बात कि भाई तुम जो हो वो एक आर्मी बैकग्राउंड से हो, मैं जो हूँ वो एक बनियान बनाने वाली जो फैक्ट्री है, मैं उनके मालिकों का बेटा हूँ। तो हमारे माहौल में बहुत ज्यादा फर्क है, तुम एक बहुत छोटी सी फैमिली से हो, मैं एक बहुत बड़े टब्बर से हूँ। तो उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि ओके इनकी फैमिली में तो हैं बहुत बड़े डिफरेंसेस। लेकिन जो हमारी लैला है बंदे में बंदे की अच्छाई देख रही है और हमें कुछ कुछ लैला की समझ भी आती है, क्योंकि जब लैला को हम उसके घर जाते हुए वापस दिखाते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि लैला एंटर हुई है, लैला की अम्मी घर पे नहीं है, लैला के अब्बू घर पे नहीं है। जब वो पहली बार जब वो तीनों खाने पे साथ बैठते हैं तो दिखाया है कि वो गिला सा करती है कुछ अपने अम्मी अब्बू से कि इस वीक में आप लोगों ने मेरे साथ ये पहला खाना खाया है। तो उससे पता चलता है कि लैला इज दैट चाइल्ड जो कि बहुत ज्यादा अकेली रही है और उसको तन्हाई का एहसास होता है। वो ये सोचती है कि काश मेरे बहन भाई होते, मेरे आसपास कोई होता तो सही। उसकी अम्मी जो है वो सोशल गैदरिंग्स में जाती रहती हैं, उसके अब्बू की भी एक बिजी लाइफ है, तो वो बेसिकली उसको ज्यादा टाइम नहीं देते। ये हमारे पास हो गया है एक एक्सट्रीम। ऑन द अदर हैंड हमें दूसरा एक्सट्रीम मिलता है। वो एक्सट्रीम ये है कि ये जो कैस की फैमिली है उसमें सब एक दूसरे के मुंह पे कुछ ज्यादा ही रहते हैं। उसमें ना उन लोगों के घर में कोई प्राइवेसी है, ना उन लोगों के घर में इस बात का कॉन्सेप्ट है कि कोई इंसान अपने डिसीजंस खुद लेगा। उस घर में एक सुप्रीम पावर है, वो है सुसर जी की, और वही सबके फैसले लेते हैं। घर की डायनामिक कुछ यूं है कि एक जेठानी है जो कि थोड़े अमीर मैके से हैं, एक देवरानी है जो कि गरीब मैके से हैं। अब जिनका अमीर मैका है वो तो बड़ी टोर में चलती हैं, जिनका गरीब मैका है वो बेचारी मासूम सी होती हैं, वो घर के काम करती रहती हैं, हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं, समझ उन्हें सबकी सारी बातें आती हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उनका मैका वीक है। अब जो छोटी वाली बहू है उनकी 2 बेटियां होती हैं और जो बड़ी वाली बहू है उनकी एक बहुत ही स्पॉइल्ड ब्रैट जो है वो एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। दोनों बड़े बेटों की स्टोरी। अब जो सुसर का कैरेक्टर प्ले किया है वो किया है जावेद शेख ने। खासे टॉक्सिक किस्म के इंसान दिखाए हैं, क्योंकि जो पहला सीन होता है ना उनका, जिसमें पूरा घर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ होता है और वो सबसे पहले रोटी मांगते हैं। जब तक दादा डाइनिंग टेबल पे आकर नहीं बैठते किसी को खाना स्टार्ट करने की इजाजत ही नहीं है। ये खानदान उस दौर में चल रहा है। अब जब वो आके बैठते हैं और वो रोटी मांगते हैं तो जैसी रोटी तोड़ते हैं कहते हैं कि बिल्कुल अच्छी नहीं रोटी बनी, ये तो बिल्कुल भी नरम नहीं है, ये तो बिल्कुल कड़क हो रही है। तो मेरा तो खून खौल गया, मेरा लिटरली खून खौल गया उनके कैरेक्टर को देख के। मैंने कहा कि ये किस किस्म की, इस जमाने में 2024 में 25 में ये किस किस्म की जाहिल फैमिली दिखा रहे हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि ये फैमिली वो अनरियलिस्टिक दिखा रहे हैं, क्योंकि हम में से सब ये बात जानते हैं और बहुत सारे लोगों की शायद होगी भी कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम्स में इसी तरीके से होता है और इतनी ही टॉक्सिसिटी होती है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम्स में। इट्स नॉट अ लाई, इट इज वेरी रिलेटेबल। ये कि घर वाले सोच रहे होते हैं कि कैस की शादी की जाए, कैस की जो भाभी होती हैं वो चाहती हैं कि मैं अपनी ही बहन को ले आऊं अपनी देवरानी के तौर पे, और और वो इस बात का जिक्र जो है वो अपनी सास और ससुर से कर देती हैं। अब कैस जिनको जो है वो लैला ने प्रपोज किया होता है वो मुंह में लड्डू डाले बैठे रहते हैं। वो उनके अपनी अब्बू के सामने बोलने की ये हिम्मत ही नहीं हो रही होती है डाइनिंग टेबल पे कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता शादी। अब कल जो है वो अगले दिन जो है वो उनकी एक इकलौती बहन को फोन चला जाता है। एग्जैक्टली टिपिकल ज्वाइंट फैमिलीज में जो होता है ना कि अगर एक बेटी होती है तो घर के तमाम फैसलों में उस बेटी से पूछा जाता है। एक बेटी तो होती ही होती है, उसके साथ एक नाराज दामाद भी होता है। उनके जो शौहर दिखाए हैं ना वो बिल्कुल वही वाले दिखाए हैं कि हाँ भाई चले जाओ तुम अपने घर पे, मैंने कब मना किया है ये वो। तो वो उनके अंदर पूरा पूरा पोटेंशियल है कि वो आगे जाके एक नाराज दामाद में भी तब्दील हो सकते हैं। तो बेटी कहती है कि भाई मुझे तो नहीं अपनी भाभी की बहन कबूल है इस घर के अंदर, ये दोनों तो एक पार्टी बना लेंगी और साइड में हो जाएंगी। मैं तो जी चाहती हूँ कि आप मेरी नंद की बेटी से शादी करवा दीजिए। यहाँ कैस के पास 2 रिश्ते खड़े हो जाते हैं। अब जो छोटी वाली भाभी है ना उनका कैरेक्टर दिखाया है कि वो, उनकी कोई से नहीं है घर के अंदर, वो बस घर के काम करती रहती हैं। लेकिन वो पागल नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, वो कान लगा के सबकी बातें सुनती रहती हैं। एक तरफ दिखाया वो कान लगा के जो है वो ससुर सास की बातें सुन रही हैं,
उनकी जो छोटी वाली बेटी है, जो गपलो सी, मोटो सी, क्यूटू सी बेटी है, वो जो है वो कान लगा के कैस की बातें सुन लेती है और जाके अपनी अम्मी को बता देती है कि भाई कैस भाई को तो किसी लड़की ने प्रपोज किया है। हमें दूसरी साइड दिखाते हैं कि लैला जो है वो अपने घर वालों से कैस के बारे में बात कर भी चुकी है और वो अपने घर वालों को कन्विंस कर भी चुकी है और उसने कैस को फोन करके बता दिया कि जी मैंने तो मना लिया है। कैस जो है वो वहां पे हैरान हो गया है कि भाई ये तो लड़की है, इसने लड़की होकर पहले मुझे प्रपोज कर दिया, फिर जो है वो इसने अपने घर वालों से खुद बात कर ली और मैं जो हूँ वो यहाँ पर अटका हुआ हूँ और मुझसे अपने अब्बू से बात ही नहीं हो रही है। बहरहाल कैस जो है वो अपने दोस्त की भी एडवाइस लेता है, वो घर जाता है, वो अपने अब्बू से बात करता है और अपने अब्बू को बता देता है कि भाई मैं तो लैला को पसंद करता हूँ। अब वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट सीन दिखाया है कि अब्बू के वो कदमों में जाके बैठता है और उसके अब्बू कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें मना कर दूं कि ये शादी तुम नहीं करोगे, तो वो भी देर के लिए सोचता है और फिर उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आते हैं, तो कहता है अब्बू मैं आपके लिए लैला से शादी नहीं करूंगा, लेकिन फिर मैं हमेशा खुश नहीं रहूंगा। तो मैंने बोला कि ओके, मुझे थोड़ा सा एक रेड फ्लैग यहीं पे नजर आ गया है कि अगर ये एक लड़की से कमिटमेंट करके और फिर पीछे हट जाता है क्योंकि मेरे अब्बू नहीं माने और इसके अंदर इतना दमखम नहीं है कि ये अपने अब्बू को बता सके कि नहीं मैंने तो करनी ही लैला से शादी है, और ये अपने अब्बू से ये कह रहा है कि भाई आप कहेंगे तो मैं नहीं करूंगा शादी, तो ये आगे भी जाके लैला की जिंदगी मुश्किल हो सकती है, जो कि हमें पता है कि इतनी बड़ी फैमिली में आके ऐसी प्रोग्रेसिव लड़की की, इसी फैमिली सी लड़की की इतनी बड़ी फैमिली में आके वैसे ही जिंदगी बहुत अजाब होने वाली है। कि फुप्पो जो है वो भाभी की बेटियों को देखती है और कहती है तुम्हारे नाखून कैसे हुए हैं, तुम अपने बालों का ख्याल क्यों नहीं रखती हो, ये वो। अब वो जो बच्ची होती है ना, उसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा तरस आ रहा है क्योंकि पहले उसकी कजन जो है, जो शफक है, जो उसकी ताई की बेटी है, वो उसको मुस्तकिल पता नहीं किस बात के लिए ब्लैकमेल करती रहती है कि मैं तुम्हारी अम्मी को बता दूं कि तुम स्कूल में क्या करती हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो स्कूल में क्या करती है ऐसा जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा ब्लैकमेल हुए जाती है। दूसरी तरफ से एक कजन ने उसका ये दिमाग खराब किया हुआ है, दूसरी तरफ से वो बेचारी जब बाहर होती है तो उसका जो शफक का जो भाई होता है वो उसको हैरेस करता है। एंड आई वाज लाइक दिस वाज सो इम्पोर्टेंट टू डिस्कस कि आपको नहीं पता होता, पेरेंट्स को नहीं पता होता, जॉइंट फैमिलीज में जब आप कजन्स को एक छत के नीचे रख रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता दिन के टाइम में, रात के टाइम में, अकेले के टाइम में कौन सा कजन किस कजन को हैरेस कर रहा होता है। और जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो इतनी छोटी होती हैं कि वो डर के मारे चुप हो जाती हैं। उनको हमेशा से बताया जाता है कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है। तो अब वो इस शर्मा शर्मी में जो है ना, वो इस बात को खुल के अपने पेरेंट्स से डिस्कस भी नहीं कर पाती हैं कि भाई भाई होगा जो भी होगा, लेकिन ये मुझसे थोड़ी गलत बात कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट बात कर रहा है, ये मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। इतने 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 इम्पोर्टेंट और इतने जबरदस्त टॉपिक को इन लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड किया है। कुडोस टू द टीम, दिस वॉज मच इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। वो हैरेसर कजन है जो कि अपनी टीन एज में, और ये जो बेचारी बच्ची है ये भी अपने टीन एज में। अब इनके पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, भाई हैं, बहन है, जो उनके ताया का कैरेक्टर होता है, जो हसन ने प्ले किया है, उनके कैरेक्टर को दिखाया कि वो एक सीन में बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं वो भी हमारी ही बेटी है। वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि अरे वो भी घर की बच्ची है। आप समझ रहे होते हैं घर की बच्ची है, आपकी वो भतीजी होती है, आपकी वो महरम होती है, शायद आपका बेटा नहीं समझ रहा होता। एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट टू डिस्कस इट कि भाई जॉइंट फैमिली एक तरीके की लानत भी होती है पेरेंट्स के लिए। बहुत एक पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखो, जो कि हम देखते भी हैं ड्रामे में, हम अपने बच्चों को जोड़ के रखना चाहते हैं। मेरे बच्चे जो है वो जुड़ के रहने चाहिए, जो कि अम्मी का कैरेक्टर भी बोलते हैं। अब्बू बोलते हैं कि ये जब तक कारोबार साथ है ना, ये घर मेरे नाम पे है, सब कुछ है, तो इसी वजह से बच्चे साथ हैं। तो अब्बू नोस द रियलिटी कि यहाँ फैक्ट्री आगे पीछे हुई, यहाँ घर का बंटवारा हुआ, यहाँ बच्चे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या ये उस कपल की खुदगर्जी है कि उन्हें पता है कि इनकी अपनी अपनी फैमिलीज हैं, ये अपनी अपनी फैमिलीज में बिजी हैं, ये अपनी अपनी फैमिलीज के साथ खुश रहना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी खुदगर्जी में उन बच्चों को जबरदस्ती जोड़ के रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही हमें उसके ओएसटी से पता चलता है। उसमें कहा जाता है रिश्ते या खुदगर्जियां। तो बेसिकली जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज्यादा खुदगर्जियों पर डिपेंड करता है। बाहर उसकी एक पिक्चर होती है कि भाई जो उनकी बेटी होती है इकलौती, जो उनका कैरेक्टर भी बोलता है कि भाई हमारे घराने के तो जो हमारे घराने में तो जी सब साथ मिलके रहते हैं, उसकी तो मिसालें दी जाती हैं। तो बाहर की दुनिया में तो उसकी मिसालें दी जाती हैं, अंदर आपके घर की बुनियादें कितनी ज्यादा खोखली होती हैं। एक कजन दूसरे कजन को हैरेस कर रहा है, एक कजन दूसरी कजन को ब्लैकमेलिंग कर रही है। तो ये सिर्फ पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव होता है कि वो बच्चों को साथ साथ जुड़ के मिलके देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक जनरेशन या दो जनरेशन नीचे चले जाइए ना, तो यही जॉइंट फैमिली उनके नजरिए में वबाले जान है। जो हम देखते हैं वो बेचारी बच्ची का जो कैरेक्टर होता है, वो अपने कजन के हाथों इसी जॉइंट फैमिली के इसी छत के नीचे वो हैरेस हो रही है, वो अपनी दूसरी कजन से ब्लैकमेल हो रही है। वो देख रही है कि मेरी एक कजन जो है वो अपने नाना की एसी वाली गाड़ी में बैठ के आ गई है, और जो दोनों दूसरी बच्चियां वो बेचारी वैन से आ रही हैं। तो ये इम्पैक्ट होता है कभी कभी जब साथ रह रहे होते हैं और जबरदस्ती रह रहे होते हैं, दिलों में गुंजाइश नहीं होती है और बस जबरदस्ती साथ रखा जा रहा होता है, तो यंग माइंड्स के ऊपर इसका ये इम्पैक्ट होता है।
और जो ओल्ड माइंड्स होते हैं, जो कि जावेद शेख का कैरेक्टर दिखाया, उनकी वाइफ का कैरेक्टर दिखाया है, वो ये बातें नहीं सोच रहे होते। वो अपनी खुदगर्जी से सोच रहे होते हैं कि मैं अपने बच्चों को साथ देखना चाहती हूँ। वो आप बच्चों को साथ देख रही होती हैं, वो दिल से साथ होते ही नहीं है। तो ये इतनी बड़ी रियलिटी इस ड्रामे में खोली गई है। आई एम टोटली लविंग इट। अगर मैं सारे रीजंस को भी हटा दूं ना, तो मेरे लिए एक जो उन्होंने जॉइंट फैमिली के अंदर एक छत के नीचे रहने वाले कजन्स को हैरेस करते हुए और हैरेसमेंट का शिकार होते हुए दिखाया है, दिस पॉइंट अलोन इज इनफ फॉर मी टू कंटिन्यू वॉचिंग दिस ड्रामा एंड रिकमेंडिंग दिस टू एवरीबडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिस्कस करना। हाल कैस के जो अब्बू होते हैं वो मान जाते हैं रिश्ते के लिए और लैला के घर जाते हैं ये लोग रिश्ता लेकर। जब रिश्ता लेकर जाते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि लैला की अम्मी को तो ये फैमिली वैसे ही पहले से ही समझ में नहीं आ रही होती है, मिलने के बाद तो वैसे ही नहीं आती है। एंड ओ माई गॉड, दैट सीन वॉज सो एनॉइंग बट फनी एज वेल, कि जब पढ़ाई लिखाई और जॉब की बात चल रही होती है, कैस की इतनी बड़ी इतनी बूढ़ी वालदा मुंह उठा के लैला की अम्मी को बाजी बोल देती हैं। एंड आई वाज लाइक, ये होता है, इस तरह की फैमिलीज में ये होता है। औरतें अपने आप को बहुत नन्ना काका बच्चा समझ रही होती हैं, किसी को भी मुंह उठा के बाजी बोल देती हैं। एंड आई वाज लाइक, वो जो एक्सप्रेशन होता है ना लैला की अम्मी के फेस के ऊपर बाजी सुनते ही, लाइक शी इज जस्ट सुपर एनॉयड विद दिस फैमिली, दिस स्टेज। शी जस्ट वांट टू नॉक सम सेंस इन लैला कि भाई तुम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रही हो, तुम कितने गंवार खानदान में शादी कर रही हो। और मैं लिटरली उस वक्त लैला की अम्मी के साथ थी कि ओ माय गॉड, प्लीज सेव लैला, प्लीज सेव लैला, लैला जस्ट कैन नॉट हैंडल दिस काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी। तो मैं यही देखना चाहती हूँ कि ये कितने ज्यादा ऑपोजिट माहौल से हैं दोनों, और जब इनकी शादी होगी और लैला इनके घर में जाएगी तो लैला को क्या 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 नहीं फेस करना पड़ेगा। अब सोचने वाली और देखने वाली बात यह है कि कैस के कैरेक्टर को हमें एज रेड फ्लैग दिखाया जाएगा या एज ग्रीन फ्लैग दिखाया जाएगा। बैलेंस ढूंढना नहीं आ रहा होगा अपनी बेगम और अपने घर वालों के दरमियान में, या ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाएगा जो वाकई अपनी बेगम के लिए स्टैंड लेना और उसको अंडरस्टैंड करना, उसको हेल्प करना जानता होगा। तो मैं इस वक्त बहुत ज्यादा अपनी आंखें टिकाए हुए हूं कि इस सारी सिचुएशन को कैस किस तरीके से हैंडल करेगा, क्योंकि खानदान का तो अंदाजा हो गया क्लियरली ये खानदान टॉक्सिक है और ये मजीद टॉक्सिक रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से वो रिश्ता लेकर आते हैं और जो वो बातें कर रहे होते हैं, उससे साफ पता चल जाता है कि वो ये चाहते हैं कि लैला हमारे घर में आए और वो हमारे घर में आएगी और वो हमारे घर के माहौल में ढल जाएगी, हम उसको अपने माहौल में ढाल लेंगे। कोई भी इस बात को अपने जहन में नहीं रख रहा कि वो अपना माहौल लेकर आएगी, शायद हमें थोड़ी बहुत अपने घर के माहौल में उसके लिए एडजस्टमेंट्स करनी पड़े, ये नहीं सोचेंगे। ये जो फैमिली है ये काफी अपने रिजिड रूल्स और रिजिड ट्रेडिशंस वाली दिखाई है। आने वाला जो है वो माहौल को अडॉप्ट करेगा, ये कभी भी आने वाले के हिसाब से अपने माहौल को नहीं ढालेंगे। तो मुझे ये देखना है कि क्या लैला इनके माहौल में ढलने की कोशिश करेगी या लैला इनके माहौल में चेंजेस लाने की कोशिश करेगी। क्या कैस लैला की साइड पर होगा और बैलेंस ढूंढेगा अपनी वाइफ के दरमियान और अपनी फैमिली के दरमियान, या कैस उन्हीं मर्दों में से बन जाएगा जिनको बैलेंस नहीं मिलेगा, तो और कभी वो फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ के ऊपर उतारेंगे, कभी फैमिली के ऊपर उतारेंगे, या फिर अपने ऑफिस में जाके परेशान रोते रहेंगे जैसे उन्होंने मन्नत मुराद ड्रामे में किया था। मैं बेसिकली इस ड्रामे के प्रेमिस को बहुत ज्यादा पसंद कर रही हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर रही हूँ। आप लोगों को जमा तकसीम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो ये हो गया हमारा रिव्यू जिनकी शादी उनकी शादी का और जमा तकसीम का। दोनों ड्रामों के बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये दोनों ड्रामे कैसे लग रहे हैं, आपको कास्टिंग इन दोनों ड्रामों की कैसी लग रही है, इन दोनों ड्रामों का आपको प्रेमिस कैसा लग रहा है। मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा, मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं और आपने बेल आइकॉन को हिट नहीं किया है तो आपको मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलेंगी ही नहीं। तो प्लीज बेल आइकॉन को भी जरूर हिट कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी अपडेट मिल जाया करे। अब आपसे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।